नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर में। साथियों, हमने अब रीजनिंग को वही पुराने अंदाज में शुरू कर दिया है जो हम पहले अध्ययन करते थे। यूपी पुलिस में हमारे रीजनिंग प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने कहा है कि जैसे मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है जैसे कि आपकी कांवड़ यात्रा खत्म होगी वैसे ही यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो समय कम है, सितंबर माह में आपके यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो उसी श्रृंखला में हम यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 2, जिसे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, इसको लेकर के आए हैं और बहुत ही बेहतरीन पार्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 100% एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसाएगा, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अभी अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब करने वाले जो साथी देखते हैं उनका आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 72%। आप लोग यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप ये जो 72% साथी हैं क्लास तो देखते हैं, मज़ा भी आता है। उम्मीद है अगर देखते हैं तो मज़ा ज़रूर आता होगा। अगर इस तरह की आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये मेहनत लगती है आप सभी के लिए, करते आए हैं करते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 जिसमें कहा गया है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि कहा गया है, एक शब्द दे रखा है लड़की का संबंध महिला से है, तो यौवन का संबंध किससे होगा। मेरी बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपेगा। कह रहा है दोस्तों लड़की का संबंध किससे है, महिला से है। अगर मैं बात करता हूँ लड़की की, तो ये लड़की जब आगे चल कर के बड़ी होती है वो क्या बनती है, वो प्यारे दोस्तों महिला बनती है। देखो, लड़की की जब शादी हो जाती है तो आगे चलकर माता बनती है, महिला बनती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यौवन की, यौवन का जो मतलब है वो जवानी से है, यानी जो हमारी जवानी की अवस्था होती है उसके अलावा क्या हो आगे क्या आता है। देखो, जिस प्रकार लड़की के आगे आती है, ये आगे की जो अवस्था है वो महिला है। बोलो, लड़की के आगे की अवस्था महिला है। उसी प्रकार जवानी के यानी यौवन के आगे की अवस्था क्या होगी, तो आपने सुना होगा कि बुढ़ापा। बुढ़ापा को ही हम प्यारे दोस्तों वृद्धावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो, एक कहावत सुनी होगी अपने गांव देहात में, क्या होता है कि बालापन में खेल गंवाया, जवानी में हर जोता। लेकिन हालांकि आजकल कोई हल तो जोतता नहीं है, और आया बुढ़ापा लेके भगवान का नाम परोसा, ऐसे कुछ एक कहावत है। तो याद रखेंगे, एक तो बालापन यानी बचपन होता है, दूसरा यौवन जैसे हम जवानी कहते हैं, तीसरा वृद्धावस्था। तो यौवन के आगे की अवस्था जो होगी वो वृद्धावस्था होगी, और वृद्धावस्था हमें प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे आएंगे और सभी प्यारे दोस्त दूसरे प्रश्न का उत्तर बताएंगे, जो कि एक श्रृंखला से संबंधित है। एक बेहतरीन सी अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसमें से हमें बताना है ये जो 2 क्वेश्चन मार्क आए हैं इनके स्थान पर क्या आएगा। तो गौर से देखो, मैं इनका क्यों ना स्थानीय मान लिख लूँ सभी का। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझना है। टी को देखते हैं 20 पर होता है, आर प्यारे दोस्तों 18 पर होता है, पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर। तो बताओ आगे क्या आएगा, एक बॉक्स यानी एक क्वेश्चन मार्क और दूसरा बॉक्स यानी दूसरा क्वेश्चन मार्क, इनके स्थान पर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 20 में से 2 गया, कितना 18 बचेगा। 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 16। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14। और उसी प्रकार 14 में से 2 जाएगा तो पहली बार में 12 बचेगा, ठीक है। और आगे 2 घटा देंगे तो दोस्तों 10 बचेगा। यानी कि क्रमशः 12 और 10। 12 पर जो प्यारे दोस्तों शब्द होता है यानी अक्षर होता है एल होता है, और 10 पर आता है हमारा जे। प्रश्न का उत्तर बनेगा एल कोमा जे। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, एल कोमा जे बनेगा। और एल कोमा जे तो कहीं दे नहीं रखा है, और ये बात हो गई है गड़बड़। ये बात मेरे भाई हो गई है गड़बड़। जे क्या है, कुछ तो गड़बड़ है दया, हर बार में 2 घट रहा है यार। अरे एल दिया तो है, ये हमने मिस कर दिया। ये एल तो दिया है भाई, ये एल तो दिया है, तो 10 में से एक बार और घटा दो। गौर से देखो, 10 में से एक बार और 2 घटा दो। एल तो दिया है, एल के स्थान पर नहीं, हमें और आगे ज्ञात करना है। 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, 8 पर आता है एच, तो जे और एच आ जाना चाहिए। इसके स्थान पर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जे
और एच, क्रमशः ये शब्द आने चाहिए। जे और एच आपको कहीं पर मिलेंगे तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में मिलेंगे। देखो वो मैंने मिस किया था, क्या ये जो एल है इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है। एल मतलब 12, 12 पर एल आता है तो एल के बाद क्रमशः 2 घट रहा है हर सीरीज में, याद रखेंगे। पूरी की पूरी जो सीरीज चल रही है उसमें हर बार में 2 घट रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम 2 घटाते जाएंगे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से हो जाएगा। ये दिया गया है कहाँ पर, आपका जे एच, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में इसी के साथ चलते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। सभी चैप्टर से लगभग हमने 1 या 2 प्रश्न शामिल किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप बताइए। कोडिंग डिकोडिंग में कहा है एक निश्चित कोड भाषा में अगर पंचुअल को ये लिखा जाता है तो एक्टिव प्लन का कोड क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो पंचुअल देखते हैं, PUN, फिर क्या है C, फिर क्या है TUAL, ये हो गया हमारे पास पंचुअल। अगर हम पंचुअल को देखते हैं तो इसको लिखा गया है 1, 6, इसके बाद में 5, इसके बाद में 9 लिखा है, 9 के बाद में 8 लिखा है, फिर क्या लिखा है 6 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है। यानी कि प्यारे दोस्तों गौर से देखो, P के सामने 1 है, U के सामने 6 है, N के सामने 5 है, C के सामने 9 है, T के सामने 8 है, U के सामने फिर से हमारा 6 आया है, A के सामने 2 है और L के सामने 3 है। तो गौर से समझना है, हमें कोडिंग किसकी बतानी है भाई, हमें तो कोडिंग बतानी है किसकी, यहाँ पर एक्टिव प्लन की। तो यानी कि एक्टिव ACTU, ठीक है, ये तो हो गया एक्टिव, और इसके बाद PULN, ये हो गया एक्टिव प्लन, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों गौर से समझो, A के सामने क्या आया था 2 आया था, तो शुरुआत जो विकल्प की होगी वो तो 2 से होगी, और अगर आप विकल्पों को देखें सभी विकल्पों की शुरुआत 2 से हो रही है। और C के सामने क्या आया था, C के सामने 9 आया था, C के सामने 9 आया था यार, अर्थात 29 से शुरुआत होनी चाहिए, 29 से शुरुआत होगी तो 28 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद अब हम लास्ट से चेक करते हैं। N के सामने प्यारे दोस्तों क्या आया है, आप कहोगे सर N के सामने 5 आया है, N के सामने 5, तो लास्ट में 5 होना चाहिए भैया, लास्ट में 5 देखो, D नंबर में नहीं है, A नंबर में नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। 29, 86, 16, 35, 29, 86, उसके बाद में 16 और 35, ये आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कथन और तर्क से संबंधित है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कथन, तर्क, कथन निष्कर्ष और कथन धारणा जैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कथन तर्क से 2 प्रश्न शामिल किए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए कथन को पढ़ते हैं और कथन को पढ़ने के अनुसार ही हम लोग तर्क निकालेंगे। पहला कथन कह रहा है कि क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। कथन में क्या बोला है कि क्या भारत में जो भी पटाखों का उत्पादन है उन पर पूर्णतया बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। क्यों? तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं बंद होना चाहिए। क्यों? यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। रोजगार रहित का मतलब है बेरोजगार कर देगा। कुल मिलाकर के अगर पटाखों की जो कंपनियां हैं वो पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंधित हो जाती हैं तो यहाँ पर हजारों जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, रोजगार रहित अर्थात बेरोजगार हो जाएंगे। तो तर्क नंबर 1 बिल्कुल सही है भाई, ये तो सही कह रहा है कि अगर हम सारी की सारी कंपनियां बंद कर देंगे तो उन कंपनियों में जो पटाखों की कंपनियों में काम कर रहे लोग होंगे उनका क्या होगा, उनका भैया नुकसान हो जाएगा, बेरोजगार रह जाएंगे। तो पहला वाला तो सही है। अब कह रहे हैं हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्या कथन में कहीं बोला है, बोलो भाई, ऐसा कथन में कहीं बोला है कि जो पटाखा कंपनी के निर्माता हैं वो सबसे ज़्यादा बाल श्रमिकों का यूज करते हैं? आपको ऐसा तो नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। केवल बाल श्रमिक थोड़ी ना होते हैं, वहाँ पर तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं और मैक्सिमम केसेस में बाल श्रमिक तो पटाखा कंपनियों में बैन ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से केवल और केवल एक तर्क प्रबल होता है। क्या होता है? यहाँ से केवल और केवल एक तर्क प्रबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा प्रश्न है जो कि ये भी कथन और तर्क से ही संबंधित है। चलिए इसको देखते हैं। कहा गया है क्या सभी परा स्नातक कोर्स के शिक्षण शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए। तो जितने भी हमारे पास परा स्नातक यानी कि किसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी कोर्स हैं उनके शिक्षण शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए। तो तर्क नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। तर्क नंबर 1 कह रहा है कि नहीं, सॉरी, तर्क नंबर 1 कह रहा है कि हाँ। क्या कह रहा है? हाँ बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों को कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा। कह रहा है कि यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा। कह रहा है कि छात्रों में गंभीरता का बोध पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। भैया ऐसा कहाँ होता है कि जो
जो कोर्सेस हैं, जिनकी कोर्सेस हम करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं, उनमें आप फीस बढ़ा दो तो हम लोगों में गंभीरता आ जाएगी। भाई ऐसे तो हो ही नहीं पाएगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की फीस बढ़ा दोगे, शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी कर दोगे, तो ऐसे गंभीरता का बोध तो नहीं होगा, अपितु छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये तो गलत कह रहा है भाई, ये तो गलत कह रहा है। क्या गलत कह रहा है? कि इसमें गंभीरता आएगी। छात्रों में पैसा बढ़ाने से गंभीरता तो नहीं आती है, आप उनको अच्छी शिक्षा दोगे तभी तो गंभीरता आएगी। आप कहोगे ऐसा तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है पहला वाला गलत है कि गंभीरता का बोध पैदा शिक्षण शुल्क की फीस बढ़ोतरी से नहीं होगा। ठीक है, अब अगला कह रहा है नहीं। क्या कह रहा है? कि परास्नातक कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए, यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर करने को बाध्य करेगा। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप शुल्क बढ़ा दोगे, जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या घट जाएगी, और जो गरीब उम्मीदवार हैं उनके पास पैसे की कमी है लेकिन उनके पास हुनर ज़्यादा है, तो दोस्तों उनका कोर्स क्या होगा? छूट जाएगा। तो इसका मतलब है दूसरा वाला तो सही कह रहा है, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो गरीब छात्र हैं, हुनरवान छात्र हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे परास्नातक, तो इससे ये क्या हो जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। तो दूसरा वाला सही है। तो अब की बार में हम बोलेंगे यदि केवल सेकंड तर्क प्रबल हो, यदि सेकंड तर्क प्रबल हो, ये आपका राइट उत्तर बन जाएगा, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष शब्दों से संबंध नहीं रखता है? बताइए इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो शेष से संबंध ही नहीं रखता है, अर्थात 3 एक जैसे होंगे जबकि एक भिन्न होगा। तो देखिए बीमा की अगर बात करते हैं, अगर प्यारे दोस्तों बीमा की बात करते हैं, तो बीमा क्या होता है? हम भविष्य के लिए पैसों को एकत्रित करते हैं, बीमा करवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्सीडेंटल बीमा होगा, बाइक का बीमा होता है, जैसे कोई नुकसान हो जाए तो भरपाई बीमा कंपनी कर देती है। तो बीमा क्या है प्यारे दोस्तों? आप कहोगे बीमा हम भविष्य के लिए करवाते हैं, भविष्य में हमको जो नुकसान हो उसकी भरपाई बीमा के माध्यम से हो सके। उसी प्रकार भविष्य निधि भी काम करती है, ये भी भविष्य में जो पैसा यूज कर सकते हैं इस पर कर सकते हैं। अगर हम वेतन की बात करते हैं तो भाई वेतन तो नगद भुगतान होता है, बोलो वेतन जो होता है वो तो नगद होता है, लेकिन शेयर मार्केट ये भी भविष्य की संभावनाओं पर ही चलता है। बोलो भाई शेयर मार्केट बहुत डरावना मार्केट होता है, ये भविष्य की संभावना पर चलता है। क्या है? ये भी भविष्य की संभावना पर चलता है। दोस्तों हम भविष्य निधि तो भविष्य की संभावना पर करते ही हैं, इसके अलावा बीमा भी भविष्य की संभावना है। जैसे हमने कहा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, बड़ी बीमारी ना हो जाए, ऐसे करके हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, बाइक का बीमा लेते हैं, एक्सीडेंटल बीमा लेते हैं। तो ये भविष्य की सारी संभावना पर 3 ऑप्शन डिपेंड करते हैं, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन और डी नंबर का ऑप्शन। ये ऐसे ऑप्शन हैं जो भविष्य की संभावनाओं पर आधारित हैं। जबकि वेतन में क्या होता है? आप काम कीजिए, नगद सैलरी पाइए। तो ये वेतन आपका विकल्प नंबर जो सी है ये विषम हो जाएगा। अन्य सभी से जो संबंध नहीं रखेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, कहा गया है ए सी का पिता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ चुका है। बोला है कि ए नाम का जो शख्स है वो पिता है किसका? ये पिता है सी का। आगे बोला है डी बी का बेटा है, इसको अभी छोड़ दो, कोई संबंध ही नहीं दिया है। आगे बोला है ई ए का भाई है। तो ए का भाई कौन है भाई? आप कहोगे ई जो है वो ए का भाई है, इसको भाई बना देते हैं। आगे बोला है सी डी की बहन है, लेकिन अभी तो क्या बोला था? सी डी की बहन है, तो सी ये बहन हो जाएगी किसकी प्यारे दोस्तों? डी की। याद रखेंगे सी बहन हो जाएगी डी की। अभी डी का कोई जेंडर पता नहीं, सी का पता चला कि ये बहन है। अब पीछे की लाइन देखो, ये बोला था डी जो है वो बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? डी बी का बेटा है। तो भैया ए की शादी किससे हो जाएगी? बी से हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ए एक पुरुष है। जब इसका बेटा या बेटी सी है, बोलो इसका बेटा या बेटी सी है, क्योंकि उसने बोला था ए नाम का शख्स जो है वो सी का पिता है। तो अगर इसका पिता है तो ए की बेटी हुई है। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन हमें पता चला अगली लाइन में सी डी की बहन है, तो ये सी जो है ये डी की बहन हो गई, ये सी डी की बहन हो गई। और उसने पीछे की लाइन में कहा था डी जो है वो बी का बेटा है, तो ये डी जो है ये बेटा हो जाएगा किसका? बी का। अब बी का बेटा कैसे बनेगा? जब ए और बी की शादी करानी पड़ेगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे संबंध बन चुके हैं। अब पूछा गया है बी का ई के साथ क्या रिश्ता है? बी का ई के साथ क्या रिश्ता है तो बताना है। बी का ई के साथ, तो ये क्या बोलेगा मुझे बताओ? ए के साथ, बी का ए के साथ, तो बताओ सॉरी बी का ई के साथ, तो ई क्या बोलेगा? ई बोलेगा के या से, के या से। गौर से देखना, के या से लगा है ई के साथ, तो ये क्या बोलेगा? भैया, भैया की पत्नी भाभी। भैया की पत्नी भाभी ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो प्यारे दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ई के साथ में बी का क्या रिश्ता है? आप कहोगे भाभी के रूप में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न एक और आपका
क्वेश्चन है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। निम्नांकित में असंगत की पहचान कीजिए, यानी वर्गीकरण का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको पहचान करनी है अलग कौन सा है। ए बी सी डी 3 विकल्प, यहाँ पर ए बी सी डी 4 आकृतियां हैं और 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इनमें से बताइए क्या असंगत होगा। देखो गौर से देखो, मैं तो सीधा बताता हूँ आपको। ए जो है एक प्रकार का क्या है, स्वर है। अगर हम इन सभी की बात करें बी सी और डी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों व्यंजन हैं। बस इतना सा कहना है कि असंगत कौन है, असंगत जो है स्वर है। 3 व्यंजन है तो एक स्वर है, जो स्वर है वही असंगत है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका असंगत है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, आकृति से ही संबंधित है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो गौर से समझो, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं इन सभी की हेरा फेरी हुई है। इन सभी चिन्हों की प्यारे दोस्तों हेरा फेरी हुई है। कैसे हुए उसको समझना है। देखो मैं मान लेता हूँ ये आकृति नंबर 1 है, ये आकृति नंबर क्या है 2 है, और यहाँ पर आकृति नंबर प्यारे दोस्तों 3 है, और आकृति नंबर 4 है। अब कह रहा है कि अगली आकृति ज्ञात करनी है, यानी कि 5वें नंबर पर जो आकृति आएगी वो ज्ञात करनी है। इसी से लगी हुई एक 5वें नंबर की आकृति होगी, वो हमें बतानी है। तो अब आपको समझना होगा, यहाँ पर क्या समझना होगा भैया, जो ए नंबर की आकृति है 1 नंबर की, और जो 3 नंबर की आकृति है उसके जो चिन्ह है वो कहीं ना कहीं समान है। ए नंबर की आकृति और सी नंबर की आकृति, इनके चिन्ह क्या है, ये कहीं ना कहीं समान है। तो मैं अगर गौर से देखता हूँ, तो यहाँ पे गौर से देखो, ऊपर 2 त्रिभुज हैं तो इसके 2 नीचे त्रिभुज हैं। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, इसके जो 2 ऊपर त्रिभुज दिए गए हैं वो नीचे की ओर हो गए हैं, और जो नीचे की ओर प्लस दिए गए हैं वो ऊपर की ओर हो गए हैं। यानी कि जो ए नंबर की आकृति है, जो 1 नंबर की आकृति है, वो 3 नंबर की आकृति की उल्टी हो गई है। ये कैसी हो गई है, जो 1 नंबर की ये आकृति है, ये 3 नंबर की आकृति की कैसी हो गई है, उल्टी। इसको हमने ऐसे उठा के पलट दिया नीचे की ओर। गौर से समझना है, ठीक है, इसको समझ लो। तो 1 3 का क्या है, अपोजिट बन चुका है। आप कह सकते हो कि ये इसका संबंध 1 3 का अपोजिट में है। उसी प्रकार से अब 2 और 4 को देखो, 2 और 4 को आप कहोगे सर ये जो आपके क्रॉस वाले वर्ग दे रखे थे, इनमें बीच में जो वर्गों में कट लगा हुआ था, ये वर्ग कुछ इस दिशा में थे, यानी कि हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड में थे। लेकिन ये वाले वर्ग आगे चल करके कहाँ पे आ गए, राइट हैंड में आ गए भैया। कहाँ पे आ गए, राइट हैंड में। जो लेफ्ट हैंड के वर्ग थे वो राइट हैंड में आ गए, और ये जो राइट हैंड में ये जो वर्ग, ये आपके वर्ग दे रखे थे खाली वाले, वो कहाँ पर पहुँच गए, वो आपके भैया पहुँच गए कहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये पहुँच गए हैं हमारे राइट हैंड में। ठीक है, जो लेफ्ट में थे वो राइट में पहुँच गए, जो राइट में थे वो लेफ्ट में आ गए। ठीक है, गौर से समझते रहना है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार फिर से मेट देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात को फिर से समझना है। 1 नंबर की आकृति, 3 नंबर की आकृति, ये अल्टरनेट हो गई। आप कहोगे 2 नंबर की आकृति, उसके बाद 4 नंबर की आकृति अल्टरनेट हो गई। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका संबंध इससे बन रहा है और इसका संबंध इससे बन रहा है, तो फिर अगला वाला संबंध जो होगा वो ऐसे ही बनेगा। बोलो 3 का संबंध 5 से बनेगा, 1 3 5 2 4, इस तरह से 1 3 5। तो अब 5वें नंबर पर कौन सी आकृति आएगी ये आपको समझना है। क्या है कि जो 5वें नंबर पर आकृति आने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। तो 5वें नंबर पर ये आकृति रिपीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर थे तो नीचे आए, अब दोबारा से ये ऊपर पहुंच जाएंगे। जब ये दोबारा से ऊपर पहुंच जाएंगे और बीच में हमारा वर्ग का वर्ग रहेगा और नीचे के 2 प्लस सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है, गौर से समझ लेना है। और ऐसी ही आकृति जो 5वें नंबर की है वो ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि 1 नंबर और 5 नंबर, क्योंकि 1 नंबर और 5 नंबर दोनों एक जैसी हैं। बोलो 1 नंबर और 5 नंबर, गौर से देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 नंबर और 5 नंबर दोनों एक जैसी होंगी, इसलिए याद रखेंगे 5वें नंबर पर जो अगली आकृति आएगी वो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा समय लिया है, लगभग 4 मिनट का समय, तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिवर्स करके जरूर देखिए यदि समझ में नहीं आया है। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। कहा गया दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखो गौर से समझो, पहले तो एन है, एन के बाद में क्या है, पहला लेटर ओ है, अगला पहला लेटर पी है, पी के बाद अगला लेटर क्यू है, क्यू के बाद अगला लेटर आर है, यानी एन ओ पी क्यू आर। तो अगला वाला फर्स्ट लेटर क्या होगा, एस होगा प्यारे दोस्तों। शुरुआत जो होगी वो एस से होगी, तो ये पहला सी गलत, ए गलत और डी गलत। अब केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ से आप बना लो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौर से देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, तो अगला वाला 19 पर एस आता है। ठीक है, बस एस पहले नंबर पर एस आना चाहिए, और पहले नंबर पर एस ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ से देख लो, जेड में एक घटा, देखो गौर से देखो, जेड में घटा वाई, वाई में घटा एक्स, एक्स में घटेगा तो डब्ल्यू, डब्ल्यू में से एक घटेगा वी, वी में से एक घटेगा तो यू।
तो प्रश्न का उत्तर बनेगा SU, जो हमने बता दिया ऑप्शन नंबर बी में है। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11वें का। 11वें नंबर में आपसे कहा गया है कि शार्क, समुद्री व्हेल और समुद्री कछुआ, यानी कि शार्क, व्हेल और कछुआ में संबंध बताना है, आरेख बताना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, शार्क क्या है, एक प्रकार की अलग मछली होती है, ठीक है, ये एक प्रकार की अलग मछली होती है। तो याद रखेंगे शार्क का कोई भी संबंध किससे नहीं बनेगा, आप कहोगे व्हेल से नहीं बनेगा। ये भी एक मछली होती है, हालांकि शार्क और व्हेल अलग अलग मछलियों की प्रजाति हैं तो अलग बनेगी। और आपने देखा होगा कि कछुआ तो कभी भी एक मछली बन ही नहीं सकता, तो कछुआ यहाँ पे आ जाएगा। गौर से देखो, कछुआ यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे ये कछुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों अलग अलग ऑप्शन नंबर 1 में हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर बनेगा, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 तो कहा गया है कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु, इसका सही वेन आरेख बताइए। और एक मैं ऑप्शन आप लोगों को और दे देता हूँ, एक ये ऑप्शन है, गौर से देखो, एक प्यारे दोस्तों ऑप्शन ये भी है, ठीक है। कौन सा, एक ये वाला भी ऑप्शन है ये, ठीक है। अब बताओ इनमें से क्या बनेगा, इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा। पालतू पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, पालतू पशु है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनका आरेख बताइए। और आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ई को लगा दो, एकदम सही उत्तर है। ये सारे के सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे गलत हैं। और मैं कहूँगा भैया आपका माइनस का 1/4 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई, जो मैंने दिया ऑप्शन आपने वही लगा दिया, जो कि गलत था बिल्कुल। आपने कहा कि पालतू पशु के अंदर कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, गौर से समझो। क्या जो चौराहे पर कुत्ते फिरते हैं वो आपने कभी पालतू किए हैं, आप कहोगे नहीं किए। तो कुत्ते तो वो भी हैं, तो वो पालतू पशु नहीं होते हैं, आप कहोगे हाँ सर थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, हम आपसे कहेंगे सबसे पहले एक आरेख बनाओ जिसका नाम रखो आप लोग पालतू पशु। आप क्या रखोगे, पालतू पशु। तो मैंने कहा ठीक है सर, पालतू पशु तो बहुत सारे होते हैं, आप कहोगे इस तरह से आप सर पालतू पशु का एक बना लो, ठीक है भैया। हम कहेंगे ठीक है। अब देखो पालतू पशु में क्या कुत्ता आता है, आप कहोगे हाँ। क्या सारे कुत्ते आते हैं, आप कहोगे बिल्कुल ना, क्योंकि अभी हमने बताया चौराहे पर जो कुत्ते घूमते हैं वो पालतू पशु नहीं होते हैं। तो आप कहोगे पालतू पशु के अंतर्गत कुछ पार्ट किसका आ जाएगा भैया, कुछ पार्ट कुत्ते का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, पालतू पशु के साथ में कुछ पार्ट कुत्ते का आ जाएगा, याद रखेंगे। इसी प्रकार से पालतू पशु के पास साथ में कुछ पार्ट बिल्ली का भी आ जाएगा। किसका आ जाएगा, बिल्ली का, क्योंकि आपने वो बिल्ली कभी नहीं पाली थी जो हमारा दूध फैला के चली जाती थी। वो पालतू तो बिल्ली थी नहीं, बोलो भैया, पालतू बिल्ली तो थे नहीं। तो बिल्ली भी कुछ पार्ट पालतू ही होगा, कुछ पार्ट कुत्ता का भी पालतू होगा, शेष पास पालतू में अलग आ जाएंगे जैसे आपके एनिमल वगैरह, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए कि 3 आरेख, 1 आरेख, 2 आरेख, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 आरेख, 2 आरेख, 3 आरेख, ऐसा आरेख जहाँ पर मिलेगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे दोस्तों, ये सही उत्तर है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया है हिंदू सिपाही होने के नाते, पुलिस में हो चुके हैं आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अगर आप हिंदू सिपाही होने के नाते सांप्रदायिक दंगों में आपकी भूमिका होगी। कह रहा कि जो अगर आप हिंदू सिपाही हैं तो वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान का, सिख का, इन सभी का हो रहा है दंगा, तो आप क्या करोगे उस स्थिति में। आप एक हिंदू सिपाही हैं, क्या करोगे, आप क्या बोलोगे कि हिंदू हिंदू को निकाल देंगे, मुसलमान को पीट देंगे और सिख को पीट देंगे। या फिर आप एक सिख सिपाही हैं, आप कहोगे हिंदू मुसलमान दोनों को पीटेंगे, सिख को भगा देंगे। या फिर आप एक मुस्लिम सिपाही हैं तो आप कहोगे मुस्लिम भाइयों को निकाल देंगे और हिंदू सिखों को पीट देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। ये यूपी पुलिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानसिक अभिरुचि में। और मानसिक अभिरुचि, अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, आपका कोई धर्म नहीं है, केवल आपका धर्म है आपकी नौकरी करना, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे अभी एक एयरपोर्ट में केस हुआ था, कोई एक लड़की थी, उसने सांसद बनी है कंगना रनावत, उनको एक थप्पड़ जड़ दिया था। तो वैसे ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंगना ने कभी महिलाओं को क्या बोला था कि 150 रुपये में अनशन करने आ जाते हैं। इस प्रकार से उनका क्या हुआ, वो सिख थी और उनकी माताजी वो उस अनशन में थी, इस प्रकार से एक कहानी बनी और वहाँ पर उन्होंने कंगना को पीट दिया। तो उस समय वो सिख सिपाही थी। अगर आप हिंदू सिपाही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ऐसे में आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी भूमिका होगी सभी के प्रति समानता का व्यवहार करना, ठीक है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे सांप्रदाय को सही करना, समुदाय विशेष को दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय रहना ये तो करना ही नहीं है। आपको सभी के प्रति समान व्यवहार रखना है, क्योंकि भैया आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी का धर्म होता है केवल और केवल अपने काम से मतलब रखना, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ आप बताएंगे अगले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कह रहा है अपराध किस प्रकार का होता है। क्या अपराध व्यक्तिगत होता है, क्या पारिस्थितिक होता है, या सामूहिक सहायता प्राप्त होता है, या फिर सभी होता है। तो आप कहोगे अपराध, अपराध की बात करते हैं तो अपराध व्यक्तिगत होता है। जैसे मेरी किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी हो गई, मैंने उसको गली में पकड़ के पीट दिया, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, तो अपराध व्यक्तिगत हो गया। अपराध क्या पारिस्थितिक होता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है भैया। कैसे होता है, जैसे कोई व्यक्ति जैसे चोरी करने की मंशा से आपके पास आया, आपसे कोई बैग छीन रहा था, आपने उसी बीच में दो चार उसको थप्पड़ जड़ दिए, दो चार थप्पड़ जड़ दिए, हो सकता है किसी कारण विशेष उसकी ज़्यादा मारपीट करने से मौत हो गई, तो वो भी एक अपराध श्रेणी में आया। अर्थात पारिस्थितिक भी अपराध होता है। जो पारिस्थितिक कैसी स्थितियां बनती हैं उस आधार पर भी अपराध को डिसाइड किया जाता है। आपका इंटेंशन था क्या था, जैसे हाई कोर्ट में पूछा जाता है कभी कभी, जब कोर्ट में आप लोग जाते हैं अपराध करने के बाद धोखे में, वहाँ पे इंटेंशन पूछा जाता था। क्या आपकी कुछ दुर्भावना थी, या फिर आपका कोई क्या बोल सकते हैं लड़ाई थी उससे, ऐसे पूछता है, या फिर गलती से हो गया। तो गलती से जो अपराध होता है वो पारिस्थितिक अपराध के अंतर्गत आता है। और एक होता है सामूहिक सहायता प्राप्त। सामूहिक सहायता प्राप्त अपराध से क्या मतलब है, सामूहिक सहायता प्राप्त अपराध से मतलब है, जैसे आपने पेपर में कटिंग में कभी पढ़ा होगा कि सामूहिक किसी बच्ची के साथ में, किसी महिला के साथ में सामूहिक रेप का केस हुआ था। तो ऐसे में कुछ लोग मिलते हैं और वो इंटेंशनली गलत होकर के क्या करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी महिला को सामूहिक रूप से, आपने पिटाई सुनी होगी, जैसे कोई व्यक्ति विशेष में दो पक्षों में लड़ाई हो गई, एक पक्ष का एक व्यक्ति कहीं पर फंस गया और दूसरे पक्ष के बहुत सारे व्यक्ति थे समूह में, उन लोगों ने उस व्यक्ति को मारा। जैसे अभी मैंने रेप का केस बताया, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के किसी महिला या किसी बच्ची या किसी व्यक्ति, किसी के साथ भी अपराध की श्रेणी में आते हुए कार्य कर देते हैं। तो अपराध आपका सामूहिक सहायता प्राप्त होता है, पारिस्थितिक होता है, व्यक्तिगत होता है। तो हम कहेंगे अपराध जो होगा वो ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तीनों के तीनों प्रकार का अपराध होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न कहा गया है कि मानवीय विषयों के क्षेत्रों में रुझान में कमी आ रही है। जो मानवीय विषयों के क्षेत्र हैं उनके रुझान में कमी आ रही है, प्रश्न में ऐसा कहा गया है। इसके निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकते हैं। तो मानवीय विषयों के क्षेत्रों में रुझान में कमी होने का मतलब है कि मानवीय जो विषय हैं उनको अप्रासंगिक होना, या तो मानवीय विषय अप्रासंगिक हैं, मानव को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो क्षेत्रों में मानवीय विषयों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, या तो वो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर समझाने वाला अच्छा नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अप्रासंगिक हो गए। तो ऐसा हो सकता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। या फिर रोजगार का सृजन न होना। मानवीय विषयों के क्षेत्रों में रुझान में कमी का मतलब है कि रोजगार में व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, तो भी आपके मानवीय जो क्षेत्र हैं उनमें रुझानों में कमी आ रही है। तो आप यहाँ से बोलोगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित। डायरेक्शन और डिस्टेंस के इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। कह रहा है कोई आदमी एक स्थान से चला और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। प्यारे दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो एक स्थान से चल रहा है, वो 8 किलोमीटर कहाँ पर जाता है, उत्तर में जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दाएं घूमता है। दाएं का मतलब सीधे हाथ पर उत्तर की ओर मुख है, सीधे ओर घूमेगा, और कह रहा है दाएं ओर घूमता है, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर की ओर गया, देखो गौर से समझो, कोई व्यक्ति है यहाँ से उत्तर की ओर गया, कितना 8 किलोमीटर, उसके बाद दाएं घूमा, वो दोस्तों 12 किलोमीटर चला, कितना 12। अब कह रहा है कि बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अब उसका मुख पूर्व दिशा में है और बाईं ओर घूमेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर गया है तो वो केवल और केवल 7 किलोमीटर गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अब कह रहा है आगे फिर घूमता है, 24 किलोमीटर चलता है, और फिर घूमता है तो 24 किलोमीटर चलता है, लेकिन दिशा नहीं बताई है। कह रहा है बाएं घूमता है 7 किलोमीटर चलता है, और फिर घूमता है तो 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं घूमता है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि और फिर घूमता है, यानी 7 किलोमीटर बाएं घूमने के बाद कह रहा है और फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। यानी बंदा यहाँ से, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से घूमा और सीधा दक्षिण की ओर चला गया। इसी रास्ते से वो बंदा कहाँ पर, दक्षिण की ओर चला गया, लेकिन कितना गया है भाई, 24 किलोमीटर गया है, याद रखेंगे। कितना गया है, 24 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दूरी ऊपर की 7 है तो नीचे की कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों उसने बोला है कि दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख भैया दक्षिण की ओर है, अगर उसको दाएं घूमना है तो कहाँ पे, पश्चिम में जाएगा, और पश्चिम में जाएगा तो प्यारे दोस्तों बोल रहा है कि कहाँ पर है, वो आपके 12 किलोमीटर जाता है। क्या कह रहा है, वो 12 किलोमीटर जाता है, दाएं घूमता है। देखो कह रहा है दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात ऊपर की दूरी, गौर से समझो,
ये 12 किलोमीटर तो सही है, लास्ट में 24 दक्षिण में चलने के बाद वो दाएं घूमा और 12 चला। ठीक है, ये कह रहा था लास्ट में 24 दक्षिण में चलने के बाद दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो हमने 24 चलाने के बाद यहाँ पर कितना चला दिया, 12 चला दिया। अब देखो ये दिशा, सॉरी ये दूरी और ये दूरी समान है, गौर से समझना है। ये वाली जो दूरी है नीले कलर की और ये नीले कलर की समान है, और हमें पता था ये दूरी यहाँ तक की, ये वाली दूरी कितनी थी, ये 8 थी, और टोटल हम अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो 17 है। तो शेष ये बची हुई दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे 9 किलोमीटर होगी। हालांकि ये छोटा एरिया है, ऊपर का मैंने बड़ा दिखा दिया, ये छोटा है क्योंकि अभाव इसका पड़ रहा है, ये जगह कम पड़ रही है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब कह रहा है ये दूरी, कह रहा है प्रारंभिक स्थान से इस दिशा में। भाई गौर से समझो, जहाँ से मैं रेड डॉट, ये जो ग्रीन डॉट बना रहा हूँ, बंदा यहाँ पे था, ग्रीन डॉट में बंदा यहाँ पे था, बंदा यहाँ पे आ चुका है, किस दिशा में है, तो आप कहोगे प्रारंभिक स्थान से उसकी जो दिशा है वो प्यारे साथियों दक्षिण की दिशा है। ये कौन सी है, दक्षिण की दिशा, याद रखेंगे। क्योंकि इसने इसमें केवल दिशा पूछी है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप दूरी ना लिखें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप दूरी को छोड़ दे, उसने कहा उत्तर की ओर चला तो हमने कहा ठीक है उत्तर की ओर चला। अब उसने कहा दाएं घूमा, दाएं घूमा तो हमने दाएं घुमा के चला दिया। उसके बाद बोला बाएं घूमा तो बाएं घुमा के चला दिया। अब कह रहा है वहाँ से लौटा है और सीधा 24 किलोमीटर चलता है। अगर यहाँ से लौटा है और सीधा 24 किलोमीटर चलता है तो कुछ यहाँ पे आया होगा। उसके बाद अंत में उसने बोला है कि दाएं घूमा और 12 किलोमीटर चला, अंत में दाएं घूमा तो 12, तो ये दूरी और ये दूरी समान हो गई। अभी मुझे पता था कि प्रारंभ उसने कहाँ से किया था भैया, प्रारंभ उसने यहाँ से किया था, पहुँच यहाँ पे गया है, तो प्रारंभ से दिशा कौन सी है, आपका कोई जस्ट नीचे की दिशा, जस्ट नीचे की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि नोट सब्सक्राइब करने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्यारे दोस्तों, 72% ऐसे साथी हैं जो क्लासेस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। आप में से मात्र 27% यार साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उम्मीद है जो भी आप चाहो, आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर से पैसा नहीं मिलता है, केवल और केवल ज़्यादा लोगों तक पहुंच होती है हम लोगों की, और अच्छे से बहुत सारे लोग पढ़ पाएंगे यहाँ पर जुड़ करके आप जैसे साथियों के साथ में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद है पसंद आई होगी क्लास। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।